लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा फिलहाल मैं आपकी तरह भगवान नहीं, मैं तो इंसान हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे परमात्मा ने भेजा है ज़मीन पर। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग सकता है बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किए तेवर दिखाना, मुस्लिम आरक्षण पर फिर छिड़ी है रार। आखिरकार क्यों दोस्तों एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने दी भाजपा को चेतावनी, एक सीट पर हुआ है खेल, बताएंगे। वहां का सीसीटीवी अब तक पुलिस को सौंपा नहीं गया, जहां पर सिर्फ 48 वोट से शिवसेना का एक कैंडिडेट हारा है दोस्तों। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर मारा ताना। दरअसल दोस्तों कल समय था राहुल गांधी का लोगों से पूछने का कि मैं कौन सी सीट रखूं, कौन सी छोड़ूं, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की सीट चुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और वायनाड को छोड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अब अपने पैर जमाना चाहते हैं और जिस तरीके से उनको बड़ी जीत मिली है, ये जीत दोस्तों काबिल तारीफ है। यही कारण है जो राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश के बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सियासत शुरू होती है दोस्तों। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे लग रहा है वायनाड की सीट राहुल गांधी छोड़ देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इसी बीच प्रधानमंत्री पर ताना कसा। राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि मैं इंसान हूँ इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कौन सी सीट रखूँ, कौन सी छोड़ूँ। मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ जिसको परमात्मा ने भेजा है ये करने के लिए कि अपने सारे एयरपोर्ट अडानी अंबानी को दे दो। रोज़ परमात्मा बताते हैं अडानी अंबानी के लिए पूरा बिजनेस उनके नाम कर दो, अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ कर दो। राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो एक इंसान हूँ और इसीलिए आप लोगों से सलाह ले रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की तरह भगवान नहीं हूँ। और यहीं पर राहुल गांधी अपना गेम खेल गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से उद्धव गुट ने खोल दी बीजेपी की पोल दोस्तों। दरअसल आपको बता दें एक सीट पर सिर्फ 48 वोटों से हार गई शिवसेना का, यानी कि दोस्तों जो असली शिवसेना उद्धव ठाकरे का एक सिपाही। दरअसल आपको बता दें महज 48 वोटों से हराया है। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब सिर्फ एक वोट से आगे चल रहा था बीजेपी का कैंडिडेट। आपको बताते चले अब बताया जा रहा है कि इसकी में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है और शिकायत भी दर्ज कराई गई है। देखिए दोस्तों, जब कम मार्जिन होता है उन सीटों पर घोटाला करने के आसार बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर आप में और मुझ में टक्कर चल रही है और महज 20 वोटों का या 30 वोटों का या 40 वोटों का फासला है, इस वोटों में बीजेपी गेम करवा देती है। ऑफिसरों को आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि वो ऑफिसरों पर दबाव डालती है और कहती है कि हमें जिताओ। तो एक सीट ऐसी है महाराष्ट्र की जिसमें महज 48 वोटों के अंतर से शिवसेना का एक व्यक्ति हार गया। इसी को लेकर आपको बता दें उसने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और ये भी कहा है कि अब तक ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा नहीं गया रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मुझे तो कुछ झोल नज़र आ रहा है भाई। जब चंडीगढ़ में खुलेआम आम आदमी पार्टी के वोटरों खुलेआम चोरी की जा सकती है, कट लगाकर जो है उन्हें इनवैलिड किया जा सकता है अनिल मसीह के द्वारा, तो दोस्तों आप समझिए फिर उस वोटों की गिनती में, मेन लोकसभा के वोटों की गिनती में कहाँ का गड़बड़ी हुई है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें थी दोस्तों जहाँ पर कांटे की टक्कर थी और मार्जिन इतने कम मार्जिन से जीते हैं बीजेपी के नेता। कोई 50 सीटों के बल पर जीता है 50 वोटों से, कोई 100 वोटों से, तो इतने कम मार्जिन पर आराम से घोटालेबाजी की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश की भी अखिलेश ने भी 3 सीटों के आरोप लगाए। वैसे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी सीटें थी जिसमें घोटाले किए गए, वरना और भी ज़्यादा आंकड़ा ज़्यादा आता उसका समाजवादी पार्टी का। अखिलेश ने आरोप भी लगाया था कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए चंद्रबाबू नायडू बने गले की हड्डी, जिसे ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपने कहावत बहुत बार सुनी होगी कि गले की हड्डी ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अब चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए वही बनते चले जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू के दोस्तों मुस्लिम सांसद ने अल्लाह का नाम लेकर शपथ ग्रहण की। इसी दौरान नरेंद्र मोदी का मुंह बड़ा छोटा सा दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी दोस्तों
मंच पर बैठे हुए थे, साफ दिखाई दे रहा था कि नरेंद्र मोदी में ना कोई उत्साह है, ना कोई जोश है, क्योंकि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि मेरी करारी हार हुई है। और एक आप समझिए, एक नौजवान ने, एक राहुल गांधी ने 75 साल के नरेंद्र मोदी को पटकनी दे दी, वो भी बड़े ही ख़तरनाक तरीके से। इस देश के में दो ही नेता ऐसे हैं दोस्तों जिनकी सीधी टक्कर चल रही है, लेकिन फ़र्क पता है क्या है? राहुल गांधी देश के लोगों के लिए लड़ रहा है, प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी देश की जनता के लिए लड़ रहा है, प्रधानमंत्री दोस्तों पूंजीपतियों के लिए लड़ रहा है। प्रधानमंत्री अपने आप समझिए कुर्सी के लिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इस देश के गरीब तबके के लिए लड़ रहा है। ये फ़र्क है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में। कभी कभी प्रधानमंत्री सोचते होंगे कि राहुल गांधी इतना पॉपुलर नेता क्यों बन गया, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी इस देश के गरीबों की आवाज़ है। राहुल गांधी इस देश में सिर्फ एक नेता नहीं है, मैं बार बार अपने वीडियो में ये दोहराता हूँ कि राहुल गांधी अब दोस्तों गरीबों के लिए एक मसीहा बन चुका है। और जब एक इंसान कोई मसीहा बन जाता है ना किसी के लिए, तो लोग उसको दोस्तों खुले मन से सपोर्ट करते हैं। लोगों को दिली इच्छा है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन भी जाते अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश इस तरफ होते तो। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी अपने दम पर ही, आप देख लेना आने वाले जब चुनाव होंगे, जब भी राहुल गांधी अपने दम पर न सिर्फ पीएम की कुर्सी हासिल करेंगे, बल्कि दोस्तों राहुल गांधी इस देश के सबसे पॉपुलर और मजबूत पीएम भी बनकर दिखाएंगे। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है जो लोग राहुल गांधी के साथ हैं, जिस तरीके का राहुल गांधी को सपोर्ट मिलता है, लोगों में प्यार है राहुल गांधी को लेकर, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि राहुल गांधी दोस्तों हर एक के साथ इक्वल रहेंगे। इसीलिए राहुल गांधी को जनता पसंद करती है। आज अगर हम किसी से भी पूछे, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, किसी भी पूछे दोस्तों गरीब तबके से, तो उसके लिए राहुल गांधी एक मसीहा बन चुका है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी? क्योंकि बीजेपी को सारे बड़ी कास्ट के लोगों ने वोट दिया, यानी कि दोस्तों ठाकुरों ने दिया और जो यहाँ पर ब्राह्मणों ने दिया, इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन दोस्तों पता है कौन जिताता है? इस देश का गरीब इंसान। और गरीबों ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इन चार लोगों ने मिलकर इंडिया गठबंधन को सबसे मजबूत बना दिया। और मैं इनको सल्यूट करता हूं। आज भले ही आपको आपका फल ना मिले दोस्तों, लेकिन ये आवाज़ अब संसद में बन गई है आप लोगों की, मजबूती से लड़ा जाएगा। और आप लोगों ने जो वोट दिया है इंडिया गठबंधन को, उसके लिए दिल से मैं भी धन्यवाद करता हूं कि आपने देश के लोकतंत्र को बर्बाद होने से बचा लिया। ये मत सोचिए कि अभी सरकार नहीं बनी दोस्तों, सरकार ना बनाकर भी एक इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत हुई है, क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी की पूरी ताकत छीन ली है। जो नरेंद्र मोदी दुनिया भर में डंका बजाते फिरते थे कि मेरे 400 पार आएंगी, फिर धीरे धीरे 400 पार का नारा गायब हो गया, फिर ये 300 पार पे आ गए कि 300 पार आएंगे, फिर 300 पार भी चला गया। फिर नरेंद्र मोदी का नया आया कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो अब आप समझिए बायोलॉजिकल तो भैया पूरी दुनिया ही है, लेकिन आप कहते हो कि आप नहीं हो। आप हमने भी माँ की कोख से जन्म लिया, आपने भी वहीं से लिया, लेकिन आप कहते हो मुझे तो डायरेक्ट परमात्मा ने भेजा। ऐसी दोस्तों फूलिश बातें कर कर प्रधानमंत्री अपनी भद्द पिटवाते हैं और कुछ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से अखिलेश और राहुल गांधी ने मिलाया हाथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में साथ लड़ेंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाले विधानसभा के, तो बताया जा रहा है 13 सीटों पर ये चुनाव होने वाला। और इसके लिए एक बार फिर से कांग्रेस और सपा ने हाथ मिला लिए। आपको बताते चले इस बार लगता है पूरे हाई जोश में दिखाई दे रहे हैं अखिलेश और राहुल। यूपी के दो लड़कों ने खेल बदल कर रख दिया और वोट उड़ा ले गए। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जब ये चुनाव ख़त्म हुए तो गोदी मीडिया ने 1-2 जून से अपना रांडी रोना शुरू कर दिया, और वही नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करना कि अब की बार तो बीजेपी 460 या 400 तो लाने वाली है। सारे मीडिया चैनल एक ही ज़बान बोलने लगे, सबको अलग ही दिखने लगा कि ये सारी की सारी मीडिया सेम बातें बोल रही है, बिकी हुई है। यही नहीं दोस्तों, कुछ चैनल तो इतने प्यारे थे कि जितनी सीटें राज्य में है भी नहीं, उससे ज़्यादा सीटें वो बीजेपी को जिता रहे थे। आपको याद होगा राजस्थान में महज 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भैया न्यूज़ 24 33 सीटें बीजेपी को जिता रहा था। यही नहीं, हरियाणा में दोस्तों इतनी कम सीटें हैं, वहाँ पर भी बीजेपी को जो यहाँ पर पता नहीं कितनी सीटें दे डाली। और यही नहीं, चिराग पासवान 4 सीट पर लड़ा था, उसे 6 जितवा दी। तो जाहिर सी बात है जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि ये एग्जिट पोल बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बने हैं, वो बात सच निकली।
क्योंकि सारे के सारे एग्जिट पोल एक दूसरे से मेल खाते हुए और सब लोग एक ही चीज़ में लगे कि हमें गलत नहीं दिखना है, हमें गलत नहीं दिख रहा है, हमें इतनी बताना है मोदी की। सब लोगों ने एकजुट होकर प्लानिंग बनाई और साफ दिखाई दे रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ तो तभी हो सकती हैं जब आप जल्दबाजी में कोई चीज़ करते हो। और दोस्तों जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, बीजेपी के तमाम रिपोर्टरों की पोल खुल गई। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो सच्चे हैं, चाहे वो दोस्तों संदीप चौधरी हों जो अब के अब एबीपी न्यूज़ में चले गए, पहले न्यूज़ 24 में थे, चाहे ललन टॉप हो, ये सब दोस्तों सारे के सारे दलाल हैं। इनकी बात कभी मत सुनना कि हम तो निष्पक्ष हैं, ये सब दलाल हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ न्यूज़ों पर ये ऐसा करते हैं कि देखो हम सच्ची न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इन एग्जिट पोल को इन लोगों ने भी बताया था दोस्तों, सारे चैनलों ने बहुत सही तरीके से बताया था कि देखो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन रही है और लगता है नारा अब की बार पूरा होने वाला है, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं होता। ये सिर्फ एक दिन की, इनकी 2 दिन की खुशी थी झूठे एग्जिट पोल चलाने की। जनता ने भद्द पिटवा दी, सारे के सारे चैनलों की मुंह छुपाकर घूम रहे थे जिस दिन रिजल्ट आया, और ऐसा होना ही था। जिन लोगों को गलतफहमी होती है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही होते हैं, वो एग्जिट पोल दोस्तों धाराशायी हो जाते हैं औंधे मुँह। और अब की बार विपक्ष ने बहुत अच्छा काम करा कि किसी न्यूज़ चैनल पर एग्जिट पोल में शामिल नहीं हुआ, वरना ये लोग साबित करवाते कि देखो हाँ हम जीत गए, और फिर बेईमानियाँ करते चुनाव आयोग के साथ मिलकर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में छिड़ेगी रौर। तेजस्वी बोले कुछ दिन की सरकार है, अभी तमाशा देखते जाइए। अभी तो दोस्तों सिर्फ सरकार बनी है, कब तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं है। मैंने देखा दोस्तों कि संदीप चौधरी, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ जो अपने आप को सच्चा पत्रकार बताते हैं, कल से मैं उनके कुछ थंबनेल देख रहा हूँ, कह रहा है इंडिया गठबंधन में आने वाला है भूचाल, आने वाली है दरार। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ये तो उल्टा बोल रहा है वो। इधर तो एनडीए में दरार मची हुई है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव खेल करने की तैयारी में। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, कभी भी गेम ओवर हो सकता है बीजेपी का, कभी भी सरकार गिर सकती हो सकता है पार्लियामेंट में। जब नरेंद्र मोदी से उनका बहुमत साबित करने की बात आए दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो ऐसा ही हुआ था। उनसे अब बोला गया कि आप अपनी बहुमत साबित कीजिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 15 दिन में गिर गई थी। और वो बात लोगों को आज भी याद है कि 15 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी औंधे मुँह। और एक दिन तो 4 दिन ही चली थी फिर भी गिर गई थी। 2 बार अटल बिहारी के साथ ऐसा हुआ था, फिर तीसरी बार उन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई थी। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल हमारे देश के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन देश की जनता का मिजाज बदल नहीं रहा है, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है अब आओ तुम सामने। अगर तुम्हें अमीर लोग वोट देने वाले हैं, ठाकुर ब्राह्मण, ये बड़ी बड़ी जाति के लोग अगर तुम्हें वोट देंगे, तो इंडिया गठबंधन गरीबों की आवाज़ है। दोस्तों आपको एक दिल से बात कहना चाहता हूँ, इस देश को अगर कोई चला रहा है ना, तो वो गरीब चला रहा है। हम जैसे लोग तो फिर भी चलिए ठीक है, मीडियम कास्ट में आते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग फिर भी बाहर नहीं निकलते धरने वरनों पे। लेकिन गरीब इंसान अपनी जान तक दे देता है इस देश के लिए, और इसलिए मैं उन्हें सल्यूट करता हूं दोस्तों, क्योंकि उनकी वजह से ही देश चल रहा है। चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, या फिर इस देश के अल्पसंख्यक हों, ये सब लोगों ने मिलकर एक इतिहास रचने का काम किया है और बता दिया है कि देश अमीरों से नहीं बल्कि गरीबों से चलता है। आज भले ही नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की मदद कर दें, लेकिन वोट मांगने के लिए, हाथ फैलाने के लिए गरीबों के पास ही जाना पड़ेगा। और मैं दोस्तों उन्हें गरीब नहीं मानता हूँ, मैं उन्हें बल्कि सबसे ज़्यादा बड़ा पूंजीपति मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों जब वोट मांगना होता है ना, तो बीजेपी के नेता आपके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, और जब आपके लिए कुछ काम करने की बारी आती है तो आपका पैसा अडानी और अंबानी को उठाकर दे दिया जाता है, उनके कर्जे को माफ़ कर दिया जाता है। और गरीब किसानों का कर्जे की कैसी लिस्ट बनाई है कि अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा होगा या 1 करोड़ से ज़्यादा होगा या तब आपका कर्जा माफ़ किया जाएगा। वाह भैया, इतना पैसे का कर्जा चढ़ाता ही कौन है? मतलब आप समझिए, रूल ही ऐसा बनाया है कि कर्जा माफ़ होए ना किसी का। अब इतना कर्जा तो कोई लेता ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ऐसा रूल्स बनाया कि कर्जा माफ़ करना ही ना पड़े। इसे कहते हैं दोस्तों एड़ा बन के पेड़ा खाना, जो कि बीजेपी खा रही है। एक तरफ तो वो आपसे कहती है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, दूसरी तरफ उसने शर्त क्या रखी है, वो कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन लागू, इसी के बेसिस पर आपको कुछ चीज़ लोन वोन मिलता है। वैसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि अगर आपके ऊपर 5 करोड़ तक का वो है
ख़ास कर दोस्तों क्या बोलते हैं, उधार या आपने कर्जा ले रखा है तो आपका जो है यहाँ पर वो माफ़ होगा, किसान कर्ज, वरना नहीं होगा। अरे भैया मुश्किल से मुझे लगता है 5-1 लाख का भी नहीं होता होगा दोस्तों कर्ज, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता होगा। लेकिन जानबूझकर ऐसा रूल्स रखा कि आपको करोड़ में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को कर्जा माफ़ नहीं करना था, सिर्फ उसे एक जुमला देना था जिसके बल पर उसने कई बार किसानों को ठगा, 10 साल तक ठगा। भले ही बीजेपी ने सरकार बना ली और वो इस गलतफहमी में कि अब हम फिर से मजबूत हो जाएंगे, आने वाले चुनाव में फिर हम ही जीतेंगे, हम ही सरकार बनाएंगे, तो बीजेपी बहुत बड़ी गलतफहमी में है दोस्तों। क्योंकि सरकार तो अभी भी बीजेपी की नहीं बनी, एनडीए के बल पर वो है, सहयोगियों के बल पर, लेकिन दोस्तों कब तक है ये कोई नहीं जानता है। और आने वाले समय में भी मैं लिख कर दे सकता हूँ, अब कभी नरेंद्र मोदी तो क्या, चाहे बीजेपी का कोई भी दिग्गज खड़ा हो जाए, अब कभी वो चुनाव नहीं जीत पाएगा, ये मैं लिखकर गारंटी से दे रहा हूँ। जब तक तो नहीं जीत पाएगा वो, जब तक के 10-15 साल तक दोस्तों कोई अदर कांग्रेस का पीएम ना बन जाए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इस देश का आने वाला पीएम राहुल गांधी है। वो कभी भी बन सकते हैं, अभी बन सकते हैं, बाद में बन सकते हैं, लेकिन पीएम आने वाला राहुल गांधी ही होंगे दोस्तों। कुछ लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आएगा तो मोदी ही, अनुपम खेर जैसे लोग दोस्तों, आखिरकार अब वो अपना मुंह छुपाकर घूम रहा है, क्योंकि ये तो एनडीए की सरकार बनी है भैया। नरेंद्र मोदी तो इसमें एक हिस्सेदार है, देखा जाए तो खिचड़ी सरकार है, खिचड़ी में दाल का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है और चावल बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह बोले, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे तो हमें अच्छे खुशी होगी। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी लोगों की आवाज़ बने और सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है। अगर हम सबकी कोई आवाज़ बनेगा तो हमें खुशी होगी। संजय सिंह ने कहा कि इस बार संसद में विपक्ष का एक अलग ही जलवा होगा, क्योंकि उसके पास भी पूर्ण बहुमत है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि विपक्ष जब चाहे जब सरकार बना सकता है, हाल ही में अगर वो सरकार को गिराना चाहे तो, लेकिन उसके पास थोड़े से आंकड़े कम हैं। अगर नीतीश और नायडू आ जाते तो ये आंकड़ा पूरा आराम से हो जाता। हालांकि अब कांग्रेस 100+ हो चुकी है, 2 निर्दलियों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। बताया ये भी जा रहा है दोस्तों कि चंद्रशेखर रावण भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब की बार चंद्रशेखर रावण की नगीना सीट से बड़ी जीत हुई है। आखिरकार दोस्तों अब हिंदुत्व पर बात ना हो तो अच्छा होगा, क्योंकि अब देश की जनता ने बता दिया है कि देश के असल मुद्दों पर बात करो, गरीबी पर बात करो, महंगाई पर बात करो दोस्तों। लेकिन बीजेपी क्या करती है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इधर शमशान है उधर कब्रिस्तान है तो इधर शमशान भी बनेगा, ऐसे बयानबाजी नरेंद्र मोदी करते हैं। कहते हैं कि आप लोगों का मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों में यानी कि ज़्यादा बच्चे वालों में बांट दिया जाएगा, घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। तो आप समझिए ऐसे फालतू की बातों से हम क्या मिलना है। धर्म की आस्था अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। सब लोग अपने धर्म को दोस्तों ऊपर रखते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सिख हों, ईसाई हों, सबके लिए उसका धर्म अच्छा है दोस्तों, और होना भी चाहिए। और हमें क्या सिखाया जाता है कि सबके धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हम वो करते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी धर्म को काम में ले आती है, जबकि दोस्तों ये तो गलत बात है। भाई राजनीति में धर्म का क्या काम। आप ये बात करिए कि आपने 10 साल में क्या किया, आपने क्या किया, आपने कितने स्कूल बनाए, कितने एम्स बनवाए, कितने गरीबों के लिए आपने सहायता की, ये बताइए आप। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया है। आपको ये भी पता है कि अगर आप असल मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे तो और भी कम सीटें आएंगी, इसलिए हिंदू मुसलमान करते हो। अभी भी मैं लिख कर दे सकता हूँ बीजेपी सुधरी नहीं है, अभी भी दोस्तों वो हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे उठकर आए हैं चुनाव के बाद। और अभी तो आप देखिएगा, अभी वो और फिर से वही गंदी राजनीति शुरू करेगी कि किसी तरीके से लोगों को भड़काया जाए, किसी तरीके से दंगे भड़काए जाए। लेकिन अब इस देश का गरीब तबका समझ चुका है दोस्तों, जो मैं चाहता था, जो मेरी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार ये समझ जाए कि बीजेपी पाखंडी है, ढोंगी है, और उसका सिर्फ ढोंग है हिंदुत्व, उसके लिए एक हथियार है चुनाव जीतने का। और वो जनता समझ गई है, उसे पता चल गया है कि बीजेपी ने धर्म को हथियार बनाकर चुनाव जीतने का एक वो बना लिया वेपन। यही कारण है जो अब की बार जनता ने ठेंगा दिखा दिया और ये कह दिया कि धर्म के नाम पर चुनाव लड़ोगे तो यहाँ से ठेंगा मिलेगा।